नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। खबरों में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खबर के साथ। सीएम कैंप कार्यालय के सभागार में 4 धाम पौराणिक यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वॉकिंग टू द गॉड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में महाभारत काल के दौरान यात्रा मार्गों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, सचिव पर्यटन सचिन कुरवे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सतपाल महाराज और सचिन कुरवे भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए इस युवा दल की यह पहल हमारी जो बहुत पुरानी सदियों पुरानी विरासत है, जिसके बारे में भी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि उसको संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इसमें जो ये पुस्तक है, इसमें इन्होंने 4 धाम यात्रा का ट्रैक का नक्शा, धामों की प्राचीन आध्यात्मिकता, बाबा कमली काली कमली द्वारा बसाए गए चट्टियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन ऊर्जा प्रदेश में भी बिजली का संकट खड़ा होता जा रहा है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बिजली की बचत के लिए खुद आगे आए हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने जनता को भी इस मामले में प्रेरित करने के लिए संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ा संदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि आप अपने कार्यालय में जब कामकाज निपटाकर वापस जाएं तो पंखा लाइट खुला ना छोड़ें। मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए राज्य के तमाम सरकारी दफ्तरों में तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों को, सचिवालय आने वाले अफसरों को भी इस वीडियो संदेश के जरिए एक नसीहत दी है। मुख्यमंत्री लोगों से बेवजह बिजली खर्च से बचने की अपील भी कर रहे हैं। मैंने तय किया है कि मैं ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा की बचत के लिए अपने कार्यालय से निकलते समय, अपने रूम से बाहर निकलते समय सभी स्विच को ऑफ करके बिजली बंद करके निकलूँगा। ये मैंने संकल्प लिया है। और साथ ही साथ मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण के लिए, क्योंकि ये हमारा कल का भविष्य है, अगर ऊर्जा का भविष्य बेहतर रहेगा तो हमारा कल का भविष्य बेहतर रहेगा। सभी लोग अपने अपने कार्यालयों से, अपने घरों से जाते समय अनावश्यक रूप से जो बिजली के पंखे हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, सभी को बंद करके निकलें। ये एक आपका सहयोग प्रदेश और देश की तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान करेगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ऊर्जा की बचत करें, ऊर्जा का संरक्षण करें। देहरादून में स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सख्त हो गए हैं। आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसको लेकर सभी अधिकारियों को तलब किया जा चुका है। इससे पहले भी काम को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा चुकी है। तो स्मार्ट सिटी को लेकर के शहरी विकास मंत्री सख्त है। प्रेमचंद अग्रवाल आज कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, सीधे तौर पर स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए यहाँ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्देश दे दिए हैं, साथ ही अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाई है। क्या वजह रही जिस वजह से अधिकारियों को डांट फटकार लगानी पड़ी? क्योंकि जिस तरह से स्मार्ट सिटी का जो कार्य है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, और स्मार्ट सिटी की कार्यों की पोल तब खुल गए जब मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड के अंदर दस्तक दी। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी की सड़कों की हालत बद से बदतर यहाँ पर हो गई है। जिस तरह से 2019 से यहाँ पर जिस तरह से इसका स्मार्ट सिटी का काम यहाँ पर चल रहा है और अधिकारियों का इसमें घालमेल बड़ा सामने आया था, उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने भी एक टीम गठित की थी। उसके बाद से ही जिस तरह से कार्य में जो धीमी रफ्तार से ये काम चल रहा था, और अब जिस तरह से शहरी विकास मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, और अब विधानसभा में वो लगातार इसके लिए बैठक करेंगे और अधिकारियों के साथ लगातार इसका जो रोड मैप है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। जी हितेश, आज जो समीक्षा होने वाली है, क्या वो समीक्षा बैठक है और इसमें किन अधिकारियों को बुलाया गया है साथ में? जी बिल्कुल, जो विधानसभा में ये बैठक होने वाली है इसमें जो सीईओ है स्मार्ट सिटी की डीएम सोनी का वो मौजूद रहेंगे, अन्य सचिव भी मौजूद रहेंगे, और तमाम जिस तरह से राजधानी की कई जगहों पर जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है
परेड ग्राउंड की अगर हम बात करें तो परेड ग्राउंड यहाँ का लंच कहा जाता है, क्योंकि सुबह के समय वहां पर जो आम जन है वो घूमने के लिए आते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो कसरत करते हैं, तो वहीं पे वो एक मुख्य चीज है यहाँ की, तो उस पर भी लगातार वहां पर उसको देखते हुए यहाँ पर जो समीक्षा बैठक वो विधानसभा में की जानी है। जी हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जानकारी दी गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया है कि आजादी के अमृत महोत्सव में सभी गाँव शहर के हर घर पर राष्ट्रीय तिरंगा लगाए जाने को लेकर काम किया जाएगा। इसमें सभी राजकीय विभागों, संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। हम लोगों का पूरे देश में ये मनाया जा रहा है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर में एक झंडा लगना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, और उसके लिए हरिद्वार भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। लगभग 3,26,000 के आसपास हमारे आवास हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर हैं। इसमें अर्बन एरिया में और नगर निगमों को, और जो हमारे टाउन एरिया है, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ के जो ईओज़ हैं, ये उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है कि वो इसको सुनिश्चित कराएं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें काफ़ी लोगों को इसमें हम लोगों ने इंगेज किया है। मुख्य रूप से हमारे सीडीओ साहब भी इस पूरे इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर हैं। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा सप्ताह मनाएगी। इसके तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम किए जाएंगे। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा में तिरंगा सप्ताह की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर रानीपुर विधानसभा से विधायक आदेश चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक देश भर में 15 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी का मकसद कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का वातावरण और लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। साथ ही नागरिकों को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाई है कि हर घर पर तिरंगा, लगभग 15 करोड़ घरों के ऊपर ये तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि जनता में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, तो इससे भी कहीं ज़्यादा हम लोग पहुँच पाएंगे। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी, मैं समझता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस अमृत महोत्सव में अपने घर पर तिरंगा लहराकर एक अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे। और लोगों में अपार उत्साह है। प्रधानमंत्री जी जब कोई अपील करते हैं तो लोग बाग निश्चित रूप से उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूरे होने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी देता हूँ और सबसे अपील भी करता हूँ कि हर घर तिरंगा अभियान में अपना सहयोग करें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं, जो कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर है। जुला जेल में 43 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जुलाई में जांच के लिए शिविर लगाए गए थे और अब खबर ये कि 43 कैदी जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, यानी कोरोना विस्फोट यहां पर देखने को मिला है उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां जुलाई में जांच के लिए जो शिविर कैंप का आयोजन किया गया था, वहां कोरोना के भारी संख्या में मरीज मिले हैं। जिला जेल में 43 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां जुलाई में जांच के लिए शिविर लगाए गए थे, कैंप लगाए गए थे, और अब जब परिणाम सामने आए हैं तो जानकारी मिल रही है कि 43 कैदी जो हैं वो संक्रमित मिले हैं, यानी जिला जेल में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। 4 धाम यात्रा चल रही थी और ऐसे में लगातार लोग भी पहुंच रहे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान भी लोगों का हुजूम यहां पर पहुंचा था और लगातार खबरें ये थी कि उत्तराखंड में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब खबर जिला जेल से जुड़ी हुई है, जहां 43 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, क्या इसे कोरोना विस्फोट समझा जाए? एक साथ 43 कैदी जिला जेल में मिलते हैं। देखिए, एक बार फिर कोरोना के मामले पैर पसार रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो आए दिन सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। और ताजा मामला हरिद्वार की जिला जेल से है, जहां पर एक साथ करीब 43 लोगों से ज्यादा यहां कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि जिला जेल में एक शिविर लगाया गया था कैदियों की जांच के लिए। उस दौरान जब इनका कोरोना सैंपल लिया तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि इसके बाद अब लोगों में दहशत का माहौल है
और इनके बचाव के लिए लगातार ही इनका अब इलाज शुरू कर दिया है। कहा जा सकता है कि अगर लोगों की यही लापरवाही रही तो एक बार फिर कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ जाएंगे। हमने देखा है कि जैसे जैसे कोरोना का मामले कम हो रहे थे वैसे वैसे लोगों की लापरवाही बढ़ रही थी और यही वजह है कि एक बार फिर अब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से संजय, ये तो लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर जिला जेल की बात करते हैं जहां 43 कैदी एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कितने दिन पुराना ये मामला है, जुलाई की क्योंकि ये खबर बताई जा रही थी, तो क्या ऐसे में ये माना जा सकता है कि उन्हें क्वारंटीन किया गया होगा रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि वक्त बहुत बीत चुका है? देखिए, बीते दिनों जिला जेल में एक जांच के लिए शिविर लगाया गया था जिसमें लोगों के सैंपल लिए गए थे। हालांकि सैंपल की जब जांच सामने आई तो इसमें करीब 43 कैदी थे जो वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि इनको अभी क्वारंटाइन किया गया है क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहना होगा और ऐसे में जब कैदियों की बात आती है तो इन्हें क्वारंटाइन कर एक अलग वार्ड दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि अभी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से लोगों की लापरवाही बढ़ती है तो वैसे वैसे ही जो कोरोना के मामले हैं सामने आते हैं और यही वजह है कि अब स्वास्थ्य महकमा लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं, बेवजह घरों से बाहर ना निकले और ज्यादा से ज्यादा मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल, और ऐसे में घर घर जाकर के वैक्सीनेशन का काम भी उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है कि किया जा रहा है। जहां जिला जेल, अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो क्या यहां सिर्फ कैदियों के ही सैंपल भेजे गए थे या पुलिसकर्मियों के भी सैंपल भेजे गए थे? कैदियों की जांच के लिए समय समय पर शिविर लगाया जाता है। इस दौरान यहाँ जब इनके सैंपल लिए गए तो करीब जब सैंपल रिपोर्ट सामने आई तो एक बड़ा खुलासा यहाँ देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें साथ ही साथ पुलिस कर्मियों और कैदियों की जो जांच है वो समय समय पर होती रहती है और यही वजह है कि जो इन्हें बीमारियां होती है उनके भी पता लगता है। जानकारी मिल जाती है। संजय, आप बने रहिए, रुक करेंगे आपका। और अब खबर देहरादून से, जहां पुलिसकर्मियों के परिजनों ने 4600 ग्रेड पे की मांग की तो सरकार ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ऐसे में निलंबित पुलिसकर्मी कुलदीप भंडारी की पत्नी गांधी पार्क के आगे बच्चों समेत बारिश में भीगकर अपनी तकलीफ बयां कर रही हैं। कुलदीप भंडारी की पत्नी आशा भंडारी ने साफ कहा है कि जिस तरह से आंदोलन की बात कहने पर ही मेरे पति को निलंबित कर दिया गया, जो ठीक नहीं है। सीएम ने चुनावों से पहले घोषणा की थी कि 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा, तो फिर अभी तक क्यों नहीं फैसला लिया गया? कि आप अपनी इजाजत के अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी बोलो तो शायद अब यहाँ तक हो सकता है हम रक्षाबंधन में मायके भी नहीं जा सकते श्रीनगर, जिस हिसाब से उन्होंने कहा। आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आप पुलिस फैमिली से हो कि कांस्टेबल की वाइफ हो। आज तानाशाही मतलब इतना हावी हो गया कर्मचारियों पर, हम कुछ कर नहीं सकते, ना बोल सकते हैं। यहाँ आने के लिए भी दबाव बनाया जाता है कि आप वहाँ मत जाइए। आज देखते हैं कितना दबाव बनता है, जितना दबाव हम पे बनाया जा रहा है इतना 4600 ग्रेड पे की जियो पे बनाइए ना। और हितेश लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, 4600 ग्रेड पे को लेकर के पहले भी पुलिस वालों के परिजनों ने, पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आंदोलन किया था इसी गांधी पार्क में। उस दौरान आत्मदाह के लिए भी चेतावनी दी थी। बावजूद इसके कोई यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कोई भी अध्यादेश, आदेश यहाँ जारी नहीं किया गया। फिर से वही कहानी देखने को मिल रही है। चुनावों के दौरान भी ये देखने को मिला। वजह क्या है? जब सीएम धामी ने एक बार कह दिया है कि 4600 ग्रेड पे हम लाएंगे, करेंगे, तो अब रोड़ा कहाँ अटक रहा है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पुलिस महकमे का 4600 ग्रेड पे का जो मामला है बहुत बड़ा मुद्दा है और उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए बात कही थी, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात नहीं कही थी कि वो 4600 का ग्रेड पे है उसे लागू करेंगे, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इस पर काम कर रहे हैं और इसका जो 4600 का ग्रेड पे है इसे लागू न करने का एक बड़ा कारण ये भी है, अगर पुलिस महकमे में 4600 ग्रेड पे अगर लागू कर दिया जाता है तो उनका मानना ये है सरकार का कि जो अन्य विभाग है वो भी इसको लेकर फिर मांग करेंगे, तो जिससे कि वित्तीय जो चिंता है वो प्रदेश की बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए देने की बात मुख्यमंत्री ने देने की कही है और इसके लिए लगातार एक रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है प्रदेश में। जिस तरह से लगातार ये मांग उठ रही है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, तो कई तरीके से ये चीजें गंभीर हो जाती है क्योंकि प्रशासनिक चीजें हैं।
तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी इसका निस्तारण भी देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जिस तरीके की व्यवस्था की जा रही है उससे देखने को तो सिर्फ ये मिल रहा है कि दोनों तरफ आमने सामने से परिजन खड़े हुए हैं। एक तरफ पुलिसकर्मियों के परिवार वाले हैं जो कि ये कह रहे हैं हम धरना प्रदर्शन करेंगे, दूसरी तरफ उन्हें रोकने वाले भी वही पुलिसकर्मी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार मध्यस्थ की भूमिका तो नहीं निभा रही है, लेकिन दोनों के बीच में द्वंद्व करा रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन में आपस में टकराव जैसी स्थिति पैदा हो रही है। अन्य राज्यों में इस तरह की स्थिति देखी नहीं जाती, लेकिन जिस तरह से सरकार और प्रशासन के बीच में ही आपस में जिस तरह का ये टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है और जल्द से जल्द मतलब इसका जो निस्तारण है वो भी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी 2 लाख रुपए देने की बात इनको कही है, हालांकि उस पर अभी मोहर नहीं लगी है। इसके बाद भी लगातार मुख्यमंत्री इस पर लगातार अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हितेश, जुड़े रहे हैं आप। और अब खबर रुद्रपुर से, जो है एक युवक से जालसाजी का मामला सामने आया है, जहां टेक महिंद्रा कंपनी के साथ कूट रचित कारनामा दिखाकर ई राशन कार्ड बनाने का ठेका देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई और सिक्योरिटी मनी के रूप में 38 लाख रुपए हड़प लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में यूपी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उत्तराखंड में किया गया है। एकल सदस्यीय ये आयोग है। इसके दिशा निर्देश क्रम में पूरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जाति के लोग हैं उनका सर्वेक्षण किया जाना है और हरिद्वार में इसके लिए विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है। और इसके लिए जो विकासखंड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम वाइज जो है प्रगणक की ड्यूटी लगाई गई है और साथ साथ प्रगणक के सुपरविजन के लिए मामला देखने को मिला है, जहां 38 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। साफ तौर पर अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। टेक महिंद्रा कंपनी का नाम लेकर के और अब खबर हरिद्वार से आपको बताते हैं, जहां लक्सर में आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यशाला में शामिल मुख्य अतिथि अधिकारी विजय देवराड़ी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और विकास विभाग के कर्मचारियों को शॉर्ट टाइम में ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण के खास टिप्स दिए। बताया गया कि निर्वाचन विभाग के सर्वेक्षण के लिए अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। उन्हीं के मुताबिक हर गाँव में जाकर ध्यानपूर्वक ओबीसी वर्ग का सर्वे करना है। इसके लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है, यानी 5 अगस्त तक सभी को अपने इलाके की सर्वेक्षण रिपोर्ट ब्लॉक मुख्यालय में जमा करानी है। इसके बाद ब्लॉक के अधिकारियों को रिपोर्ट भेजनी है। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी पवन सैनी और एडीओ पंचायत अरुण गैरुला भी मौजूद हैं। और प्रशिक्षण के पीछे जो मूल कारण है वो आपको सबको पता है कि भारत रुक करेंगे रुड़की का, जहां विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से सिविल लाइंस में महर्षि चरक की जयंती के उपलक्ष्य में गोष्ठी समारोह आयोजित की गई। गोष्ठी में आए अतिथियों को औषधीय पौधे, तुलसी, अपराजिता, कालाबासा और गिलोय आदि भेंट किए गए। कार्यक्रम का आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रदेश सचिव वैद्य टेक वल्लभ ने आयोजित किया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने महर्षि चरक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। इसी दौरान संगठन के प्रदेश सचिव वैद्य टेक वल्लभ ने कहा कि आने वाले समय में रामनगर के केशव पार्क को जड़ी बूटी उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे ताजी जड़ी बूटियां मिलेंगी। आयुर्वेद आप जानते हैं सभी कि देवताओं से और वेदों से चला है। वेदों से जो लिपिबद्ध हुआ वो गणेश जी ने किया और उनके बाद जो सृष्टि के लिए सृष्टि को जो दिया है अमूल्य ग्रंथ, वो चरक सबसे पहला आयुर्वेद का ग्रंथ है। महर्षि चरक ने जो लिखा है वो आज महर्षि चरक जी की जयंती हम आयोजित कर रहे हैं और महर्षि चरक हमारे लिए जो आयुर्वेद साहित्य के लिए सबसे प्रथम व्यक्ति हैं, जिनके हमें जो महापुरुष हैं उनकी जयंती हम मना रहे हैं। और जयंती मनाने का जो एक उद्देश्य होता है कि हम समाज को, आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि हमारे महर्षि चरक थे, क्या थे, उनका क्या उनमें जीवन में उन्होंने पाया, उनका महत्व क्या है, इसके लिए ये कार्यक्रम। महर्षि चरक आदिकाल से हमारे चिकित्सक करते आ रहे हैं। पहले चिकित्सक के साधन नहीं थे जो आज हैं। चरक यानी कि चल चल करके वो कैंप लगा करके चिकित्सा करते थे। आज रुड़की में
कल मंगलौर चले गए, परसों कहीं और चले गए। इसका रूप आज क्या हुआ, मोबाइल चिकित्सा। हमारी जो गाड़ियों में चिकित्सा हो रही है, हमने मोबाइल में जो है अपना चिकित्सालय खोल लिया, यहाँ चिकित्सा की वहाँ चिकित्सा की, ये उसी का रूप है। और जो उन्होंने ग्रंथों में लिखा है उसके ऊपर आज भी विदेशों में रिसर्च हो रही है और वो अकाट्य हैं। देश भर में मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों में एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही कई निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड ने भी मंकी पॉक्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मिलकर प्रदेश भर में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। देखिए, मंकी पॉक्स को लेके उत्तराखंड सरकार की ओर से और NHM की ओर से हमने एक एडवाइजरी जारी की है। और ये वही एडवाइजरी है जो भारत सरकार ने अपने लेटर में सभी राज्यों को लिखा है। और क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है, इसीलिए जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारा दायित्व भी है कि हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें इसकी। और इसी के तर्ज पे सभी CMOs को और समस्त जिला अधिकारीगण को एक लेटर भी प्रेषित किया गया है कि इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए और एक रोबस्ट सर्वेलेंस मैकेनिज़्म हम लोग डेवलप करें। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और क्लस्टर्स आइडेंटिफिकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो मंकी पॉक्स का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। 80 देशों में ये फैल चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने अब इसे लेकर के उत्तराखंड में भी एडवाइजरी जारी कर दी है। मंकी पॉक्स को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खबर हरिद्वार से, जहां खानपुर विकासखंड के चंदपुरी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में बारिश होते ही तालाब में वो तब्दील हो गया। प्रधानाचार्य और छात्रों ने बताया कि विद्यालय परिसर सड़क से काफी गहरा है और सड़क का ढलान स्कूल तरफ होने से बारिश का सारा पानी विद्यालय परिसर में जमा हो जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल में आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार तो बच्चे फिसलन के कारण कीचड़ में ही गिर जाते हैं और बच्चों के कपड़े और कॉपी किताबें खराब हो जाती हैं। बारिश उत्तराखंड में लगातार हो रही है और ऐसे में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी तालाब में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों को, शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से सड़क पूरी कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से जो भी बच्चे यहाँ स्कूल में पहुँच रहे हैं वो कभी फिसल जाते हैं तो यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, तो कभी कॉपी किताबें खराब हो जाती हैं। विद्यालय परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ देख सकते हैं कि विद्यालय की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ये पूरी तरीके से कीचड़ बन चुका है। सर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्कूल में प्रॉब्लम है वो पानी की है। जब भी बरसात होती है तो ऊपर से जितने भी मकान है, ये नालियाँ बनी हुई, सारा पानी, ये ढलान सा है तो हमारे गेट के अंदर सारा पानी आ जाता है और उससे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें स्कूल आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार तो बच्चे फिसल के पानी में गिर भी जाते हैं। और अभी परसों जो बारिश हुई बढ़िया, तो हमें जाने में हमें भी 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, 2 घंटे। जब ये पानी कम हुआ तब हम अपना स्कूटर निकाल पाए। तो सर सब पानी किया है, क्योंकि यदि ये पानी आगे कहीं निकल जाए तो इस प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये सारा गांव का पानी, उधर का सारा पानी हमारे स्कूल के अंदर ही आ जाता है। इसका मेन कारण ये है कि जो नाली आ रही है वो आगे जा नहीं रही, उसकी निकासी नहीं हो रही आगे। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि यदि वो आगे प्रॉपर सही जगह चली जाए तो फिर ये पानी रुकने का ही नहीं यहाँ पे। और अधिक जानकारी देंगे मेरे सहयोगी संजय पुंडीर। संजय, ये जो व्यवस्थाएं हैं, कुप्रबंधन है या फिर कोई और वजह है जिस वजह से यहाँ पर पूरा जो पानी है स्कूल की तरफ मोड़ दिया जा रहा है? देखिए, लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती दिखाई दे रही है। हमने देखा है कि जब पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी जिलों में पड़ता है और यही वजह है कि अब लोग हैं
वो काफ़ी परेशान है। ऐसे में लक्सर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो सड़क है वो पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुकी है। जो यहाँ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि रोजाना की तरह जो बच्चे आते हैं वो जब देखते हैं कि स्कूल पूरा तालाब में तब्दील है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय समय पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आश्वासन देते हैं, लेकिन बारिश के आते ही वो तमाम जो सड़कें होती है या विद्यालय होता है वो पूरी तरह तालाब में तब्दील होता है। अब देखते हैं कि किस तरह जो आश्वासन दिए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए।